हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, एकदम चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, सबसे पहले कुछ गलतफहमियां दूर करता हूं आप लोगों की। मंडे ट्यूसडे मेरी क्लास नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा मंडे ट्यूसडे को मैं क्लास लूंगा, बट हमारे पास और भी बैचेस होते हैं, उनके भी असाइनमेंट होते हैं, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई होगी। तो आप मुझे काफ़ी टाइप के स्टूडेंट मैसेज करते हैं। कुछ स्टूडेंट इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर आप क्लास ले लीजिए मंडे ट्यूसडे, बढ़िया रहेगा। इस तरीके से मैसेज आते हैं तो अच्छा लगता है। एक लुखे का मैसेज आया कि आपने क्लास क्यों नहीं ली मंडे और ट्यूसडे को। तो भाई, ऐसे मैसेज मत किया करो, ठीक है। थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखो। मेरे जो डेज हैं वो फ्राइडे और सैटरडे हैं। मंडे ट्यूसडे तो एडिशनल है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ले लूं तो मजा आ जाए, बट कई बार सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं नहीं हो पाता, है ना। तो इन चीजों को समझा करो बेटा। दूसरी चीज, आज जो है आपका आज जो है आपका पॉपुलेशन वाला पार्ट में स्टार्ट करूंगा, और कल के लेक्चर में शुरू के 40 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कल ही मैं स्टार्ट कर दूंगा लास्ट चैप्टर अपना बायोडायवर्सिटी। और नेक्स्ट वीक में हमारी 2 क्लास आएंगी। तो आप ये मान लीजिए, नेक्स्ट वीक ये क्लास 12th हमारी लक्ष्य की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सैटरडे मेरी आखिरी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, तो सभी को आना है, ठीक है। उसके बाद भी होगी, उसके बाद 11th का रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। बट वो क्लास 12th की आखिरी क्लास होगी, ठीक है। तो ये मुझे आपको बोलना था। अब जब नेक्स्ट वीक में क्लास 12th आपका हो जाएगा, तो हम अपने रेगुलर बैचेस में 11th का रिवीजन करेंगे, ठीक है। 11th का रिवीजन करेंगे और मैं हो जाऊंगा फ्री, ठीक। तो वो जो एनसीईआरटी की सीरीज थी मॉलिक्यूलर बेसिस की और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, उसको कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। वो अपन कंटिन्यू करेंगे। भाई, जब एक काम खत्म होगा तभी तो दूसरा काम शुरू होगा, तो बिल्कुल विश्वास रखिए, ठीक है। वो सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज, तो एकदम ऐसा लग रहा है सिर्फ शाम के टाइम ले रहे हैं क्लास, एक अलग ही टाइम लग रहा है। बाहर अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, है ना, ठंडी ठंडी है बाहर, और बढ़िया सा लग रहा है यहाँ तो, एकदम गरम गरम सा लग रहा है। तो हाँ, 12th का रिवीजन भी करेंगे, 12th का रिवीजन भी करेंगे। तो क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है आज की, फील आ जाएगा आपको। तो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। मिस यू भाई, मिस यू। जल्दी से यस सर लिख दीजिए। स्लाइड मैप चालू है ना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्लाइड मैप स्लाइड मैप, तो स्लाइड मैप चालू है ना, क्या स्लाइड मैप चालू है? चालू ही होगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नो सर, स्लाइड मैप चालू नहीं है। रुक जाओ, स्लाइड मैप ही चालू कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सर स्लाइड मैप बंद है, पता नहीं, बच्चे कह रहे हैं स्लाइड मैप बंद है। चालू है क्या? चालू है, चालू है, चालू है। देखो, चालू है ना। हाँ ठीक है, चालू। वो ऐसे ही परेशान कर रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। लेक्चर 5 है, पहला लेक्चर तो टाइम टेबल में चला गया था।
हेडिंग है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। आ जाओ, एकदम बेसिक से उठाऊंगा, ठीक है। और ये कहाँ है अपनी एनसीईआरटी, ये हमारी एनसीईआरटी भी रखी हुई है, साथ में लेके बैठना, एकदम बढ़िया से पूरा समझाऊंगा अच्छे से, ये ग्राफ भी समझाऊंगा, ये dN/dt Rn क्या है सब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पॉपुलेशन। फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूं वरना गाली दे देंगे। चलो हाँ, हेडिंग डालते हैं आपका पॉपुलेशन, डाल दीजिए सभी लोग, हेडिंग डाल दीजिए पॉपुलेशन। ये आपने हेडिंग डाली है आपकी पॉपुलेशन, ठीक। अब समझिएगा पॉपुलेशन क्या है। एक एरिया में, ठीक है, इंडिविजुअल्स, लिखिए इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, आपके इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, in a particular area and they compete for same resource और फूड। एक ही एरिया में एक ही स्पीशीज के बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक ही तरह का खाना खाते हैं, उस खाने के लिए कंपटीशन करते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग टुगेदर। तो ये कंसिडर की जाएगी एक पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज जो एक एरिया में रह रहे हैं, सेम तरह का खाना खाते हैं और उसके लिए कंपीट भी करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उस पूरे को कहलाई जाएगी एक पॉपुलेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं जिन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, जिस स्पीशीज की बात कर रहा हूं, मान लीजिए डॉग, तो डॉग कितनी पॉपुलेशन हो गई, डॉग आपकी एक पॉपुलेशन हो गई। तो डॉग के इंडिविजुअल्स एक एरिया में रहते हैं, कंपीट करते हैं सेम रिसोर्स और फूड के लिए और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो डॉग हो गया एक पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब इंटरब्रीडिंग जो होता है, इंटरब्रीडिंग हम वर्ड यूज करते हैं, इंटरब्रीडिंग वर्ड यूज फॉर, इंटरब्रीडिंग वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इंडिविजुअल्स पैदा होंगे वो एक पॉपुलेशन कंसिडर नहीं होगी, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। बहुत क्लियरली बोलते हैं तो हम यह कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग वर्ड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, बट जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए जाएंगे एक ही स्पीशीज के, वो भी एक पॉपुलेशन होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस individuals of one species produce due to individual of one species produce due to asexual reproduction, asexual reproduction
also consider as one population। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉइंट। इसके बाद आप यहां पर एक इस तरीके से लाइन खींचिए। मैंने आपको बोला एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कॉर्मेंट्स। कॉर्मेंट चिड़िया का नाम है, कॉर्मेंट क्या है, बर्ड है। तो कॉर्मेंट स्पीशीज है बर्ड की, जो कहां पर है आपकी वेटलैंड। वेटलैंड मतलब मार्शी एरिया, एक ऐसा एरिया जो सैचुरेटेड है विद वाटर, जहां पर पूरे साल भी पानी भरा हुआ हो सकता है, 6 महीने भी पानी भरा हुआ हो सकता है, 3-4 महीने के लिए भी पानी भरा हुआ हो सकता है। तो एक ऐसा लैंड जो कि वाटर के साथ सैचुरेटेड है, ऐसे लैंड को बोलते हैं वेटलैंड्स। तो वहां पर कॉर्मेंट नाम की बर्ड आपकी मिल रही है। तो कॉर्मेंट एक क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। रैट इन अबेंडेंट ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब हो गया एरिया, ड्वेलिंग का मतलब हो गया एरिया, अबेंडेंट का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जो काफी टाइम तक यूज में नहीं है। तो वहां पर रैट आना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वहां लोग रहते थे, बट अब वो एरिया अबेंडेंट हो गया है। अबेंडेंट का मतलब होता है वो एरिया नॉट इन यूज, हम उस एरिया को यूज नहीं कर रहे, उसको हमने काफी टाइम के लिए खाली छोड़ दिया है। तो वहां पर रैट आपके रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बोला एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला लोटस। लोटस कहां पर, पॉन्ड के अंदर, ये भी क्या है, पॉपुलेशन है। फिर मैंने आपका बोला बैक्टीरिया, कहां पर, पेट्री प्लेट में, पेट्री डिश में, ये भी आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। फिर मैंने बोला टीक ट्री। टीक ट्री मैंने आपका बोला कहां पर, फॉरेस्ट के अंदर। तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन है। टीक ट्री पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया पॉपुलेशन है, लोटस पॉपुलेशन है, रैट पॉपुलेशन है, कॉर्मेंट जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं, अब मैं आपको बोलने वाला हूं, हाँ फटाफट ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा का पूरा यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, जो मेरी लास्ट क्लास होगी सैटरडे, नेक्स्ट वीक में सैटरडे अपनी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाऊंगा लाइफ के लिए। ठीक है, जो तुमने आज तक कभी सुनी नहीं होगी, ना समझाई होगी, ना तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, तो उसमें सभी लोग आइएगा। ठीक, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मम्मी पापा बेटा वाइफ सभी से। ठीक है, लास्ट क्लास में जब हमारा सिलेबस खत्म होगा आखिरी के 5 मिनट में। ठीक है, लेकिन अभी पूरा फोकस करना। अब मैं आपको बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, मैंने आपको बोला कि एक इन्वायरमेंट के साथ कौन इंटरेक्ट करता है, इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है। कौन इंटरेक्ट करता है, इंडिविजुअल। देखिए मेरी बात को समझिए, ठंड का समय है, आप बाहर खड़े हो जाओ तो आपको सर्दी लगेगी, मतलब इन्वायरमेंट बाहर का इस तरीके से है कि आपको ठंड लग रही है। ठीक, तो इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट कर रहा है। और एग्जांपल ले लीजिए आप, कि आप बाहर हैं, खड़े हैं, या कहीं पे भी खड़े हैं, आपके पास खाना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करता है, बट जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है। अब इसका मतलब समझिए क्या है, समझिए, आपके पास बहुत सारे डियर हैं, ठीक है, अब जंगल में किसी कारण की वजह से आग लग गई, तो जो डियर हैं वो भागेंगे। उनमें कुछ डियर ओल्ड होंगे, कुछ डियर एकदम फिट होंगे। तो जो डियर फिट होंगे वो ज्यादा फास्ट भागेंगे और वो अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन जो ओल्ड डियर होंगे
वो शायद या तो वो फिट नहीं होंगे या वो बूढ़े हो चुके होंगे, उनकी भागने की स्पीड कम होगी, तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो नेचर ने आग से बचने का मौका किसी पर्टिकुलर एक डियर को नहीं दिया, उसने पूरी पॉपुलेशन को दिया। उसमें बच्चे भी थे डियर के, वो भी भागे, जो डियर फिट थे वो भी भागे, जो डियर बूढ़े थे वो भी भागे। मतलब नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, नेचर बायस नहीं है। नेचर ने सबको मौका दिया कि आप भागिए, और जो इंडिविजुअल उसमें फिट थे उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट नहीं करती। नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी पॉपुलेशन पे लगता है, लेकिन खतरा फेस करता है इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है इंडिविजुअल। बट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है पॉपुलेशन पर, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है पॉपुलेशन पर। तो नेचर ने सभी को मौका दिया, पूरी पॉपुलेशन को मौका दिया डियर की कि आप भागो। जो फिट थे उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। तो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ इंडिविजुअल करता है, इन्वायरमेंट को फेस इंडिविजुअल करता है। बट नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल पर ऑपरेट नहीं करती, नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन पर इफेक्ट करती है। समझ में आया तो यस लिखिए, ये पॉइंट समझ में आया तो यस लिखिए। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट एक अकेला इंडिविजुअल करता है, बट नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ये जो चीज है आपको, ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए। तो इंडिविजुअल फेस इन्वायरमेंट बट नेचुरल selection operate at population but not individual, but not individual। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired trait। ठीक है, in earlier chapter you have learned that an individual organism is the one that has to cope with change environment, that has to cope का मतलब adjust, that has to that individual organism has to adjust with the environment, but the natural selection operate at population but not individual organism। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का इवोल्यूशन में रोल है। आप पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को समझेंगे, तो यहां इवोल्यूशन की स्टडी होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए। पेट्री डिश, पेट्री डिश प्लेट होती है, प्लेट है ना, लैब के अंदर एक प्लेट होती है प्लास्टिक की जिसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, उसको बोलते हैं पेट्री डिश, उसको बोलते हैं पेट्री डिश। डन।
ठीक है, डन। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, हेडिंग डालिए नेक्स्ट स्लाइड में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, आप पॉपुलेशन के कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन के क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टर। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आप पढ़ेंगे सबसे पहले बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो आप पहले पढ़ेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? और आप इसके अंदर पढ़ेंगे एज पिरामिड, और आप इसके अंदर पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक और दिया हुआ है सेक्स रेशियो। क्या दिया हुआ है? सेक्स रेशियो। तो उसको मैं थोड़ा यहां साइड में लिख देता हूं। यहां पर आपका जो डी आएगा वो आपका आएगा सेक्स रेशियो। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जो चीज पढ़ने जा रहे हो वो आप पढ़ने जा रहे हो बर्थ एंड डेथ रेट। तो ये आप एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बर्थ रेट पढ़ेंगे, ठीक है। बर्थ रेट के बाद आप पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। बर्थ रेट के बाद आप पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के बाद आप पढ़ेंगे एज पिरामिड, और एज पिरामिड के बाद आप पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पूरा अच्छे से समझना, समझने वाला है खेल। ए बी सी डी। तो अब एक एक करके आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहली आप हेडिंग डाल देते हैं, जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान समझना। एक वर्ड होता है पर कैपिटा, ठीक है। एक वर्ड होता है पर कैपिटा, जिसको बोलते हैं पर इंडिविजुअल। पर इंडिविजुअल। मान लीजिए मैं अपनी कॉलोनी में रहता हूं, ठीक है। मेरी एक कॉलोनी है जहां मैं रहता हूं। ये रही मेरी कॉलोनी जहां पर मैं रहता हूं, ठीक है। ये मेरी कॉलोनी है जहां पर मैं रहता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। पर कैपिटा पर इंडिविजुअल, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा एरिया है, ठीक है। ये मैं देहरादून में रहता हूं, एक एरिया में रहता हूं, ठीक है। ये मैं देहरादून में हूं और देहरादून में एक एरिया में रहता हूं, अपनी कॉलोनी में रहता हूं, ठीक है। यहां पर एक आदमी ए नाम से है, एक आदमी बी नाम से है, एक आदमी सी से है, एक आदमी डी से है, एक आदमी ई से है। तो हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन रहती है। मैं अपनी कॉलोनी में अकेला तो रहता नहीं, अकेला रहता तो मैं बोलता इंडिविजुअल, बट बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन रहती है हमारी कॉलोनी में, ठीक है। अब ये पूरे दिन का कमाता है 1 रुपया, ये पूरे दिन का कमाता है 2 रुपया, ये पूरे दिन का कमाता है 3 रुपया, ये पूरे दिन का कमाता है 4 रुपया, और ये पूरे दिन का कमाता है 5 रुपया। तो इस एरिया की टोटल इनकम क्या हुई? इस एरिया की टोटल इनकम क्या हुई? इस एरिया की टोटल इनकम हुई 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितनी हुई भैया? 5 2 3 3 6 4 10 15।
तो ये पूरी की पूरी इस कॉलोनी की टोटल इनकम हुई 15। कितनी हुई? 15। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि कितने लोग हैं इसमें, 5 लोग हैं, तो टोटल पैसा कमाया 15, थे कितने? 5। तो भैया एक आदमी कितना कमाता है? एक आदमी कमाता है 3। तो 3 पर इंडिविजुअल, 3 पर इंडिविजुअल और 3 पर कैपिटा इन पॉपुलेशन। तो मेरी बात को समझना, ये जो 3 है आपका, ये एक एवरेज रुपया है। भाई इस आदमी ने 3 रुपए नहीं कमाए, इस आदमी ने 3 रुपए नहीं कमाए, 3 तो सिर्फ एक आदमी ने कमाए, इसने 3 नहीं कमाए, इसने 3 नहीं कमाए। लेकिन जब हमसे कोई पूछेगा कि रुपेश जिस कॉलोनी में रहता है वहां एक आदमी की एवरेज आमदनी कितनी है, वो कितना पैसा कमाता है, तो आप बोलेंगे 3 रुपया पर कैपिटा, 3 रुपया पर इंडिविजुअल। तो बच्चों ये जो पर कैपिटा है, पर इंडिविजुअल है, ये वर्ड यूज होता है पॉपुलेशन के लिए। तो ये जो वर्ड यूज होगा ये पॉपुलेशन में यूज होगा। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। हां, रन रेट, रन रेट, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब मेरी बात को समझना कि बर्थ रेट क्या है। मैंने यहां पे लिखा बर्थ रेट, ठीक है, यहां मैंने लिखा आपका बर्थ रेट। मान लीजिए मेरे पास एक पॉन्ड है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक पॉन्ड है, ये रहा एक पॉन्ड, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड में एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लूंगा, 20 लोटस हैं, 20 लोटस हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, इस पॉन्ड में 20 लोटस हैं, तो बर्थ रेट क्या होगा? भाई बर्थ रेट का मतलब यह होगा कि रुपेश जिस कॉलोनी में रहता है वहां पर तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारी फीमेल रहती होंगी। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि सबके घर में एक ही दिन में बच्चा पैदा हुआ या सबके घर में इसी महीने में बच्चा पैदा हुआ। तो भैया उस कॉलोनी में टोटल कितने बच्चे पैदा हुए पर फीमेल, कि भाई टोटल फीमेल कितनी है वहां पर और टोटल बच्चे कितने पैदा हुए। तो आपका पर वुमेन, पर इंडिविजुअल, पर कैपिटा आपका निकल कर आएगा बर्थ रेट। मान लो निकल कर आया 2.5, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 2.5 बच्चे पैदा हुए, कि 2 बच्चा पूरा पैदा हुआ, आधा बच्चा आधा हुआ, ये थोड़ी ना है। ये तो रेट है भाई, ये तो एक रेट है, एक एवरेज रेट है, किसी कॉलोनी का बर्थ रेट निकालना है। तो मेरी बात को समझना, एक पॉन्ड है जिसमें 20 लोटस हैं, इन्होंने साल भर रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, साल भर रिप्रोडक्शन किया और इसके अंदर इन्होंने 20 से क्या कर लिया, 20 से इन्होंने कर लिया 28। तो अब 28 लोटस हो गए, ठीक है, इसमें इनको लगा 1 साल। कैसे हुए होंगे? जादू तो हुआ नहीं होगा, क्या हुआ होगा? रिप्रोडक्शन हुआ होगा। तो अब 20 लोटस से हो गए 28, 20 लोटस से हो गए 28, तो नए कितने ऐड हुए? नए आपके 8 ऐड हुए। तो भैया नए आपके कितने ऐड हुए? 8 आपके ऐड हुए। और पहले कितने थे? पहले थे आपके 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.4, 0.4 पर कैपिटा और इंडिविजुअल। तो कितने लोटस प्रोड्यूस हुए पर इंडिविजुअल? 0.4। अब इसका मतलब ये, मेरी बात को समझना,
अब आप कहोगे सर 0.4 तो कुछ नहीं होता, अरे ये एवरेज है। तो भैया एक पर लोटस कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए? आपके 0.4 प्रोड्यूस हुए। तो एक साल में एक लोटस ने 0.4 इंडिविजुअल को पैदा किया, तो इसको बोलते हैं बर्थ रेट, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। 0.4 पर कैपिटा पर इंडिविजुअल, मतलब 20 लोटस थे, तो 20 लोटस एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का बर्थ रेट निकाला, तो एक लोटस एक साल में कितना पैदा कर रहा है? 0.4। कितना कर रहा है? 0.4। मेरी बात को समझना, एक एरिया में 50 फीमेल रहती है, 50 फीमेल रहती है। अगर अब भैया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि किस कॉलोनी में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? तो भैया जो टोटल बच्चे पैदा हुए उनको डिवाइड कर दो, वहां टोटल महिलाएं कितनी हैं, तो इससे बर्थ रेट निकाला जाता है एक महिला का, एक महिला का। तो अब एक महिला का मान लीजिए बर्थ रेट 1.5 आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1.5 बच्चा पैदा कर रही हैं, वो एक रेट है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्थ रेट, ठीक है। अब मैं आपसे बोला कि डेथ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है? तो डेथ रेट का एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि मान लीजिए आपका एक एरिया है, ठीक है, ये आपका एक एरिया है और इसके अंदर 40 फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, और यहां पर एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर आपकी 4 की डेथ हो गई, 4 की डेथ हो गई। तो एक वीक में आपकी 4 की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब आपको डेथ रेट निकालना है, तो आपकी 4/40, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/10, तो ये आपका आ गया यहां पर 0.1 पर कैपिटा और इंडिविजुअल। ये एक वीक में है, ये आपका एक वीक में है। तो यहां तक आपको समझ में आया? तो ये आपकी डेथ हुई है पर फ्रूट फ्लाई, क्या आया? 0.1। तो पर फ्रूट फ्लाई जो आया, एक इंडिविजुअल का जो निकल कर आया डेथ रेट, वो कितना आया? 0.1 आया। ये आपको समझ में आया तो यस लिखिए, ये आपको समझ में आया तो यस लिखिए। बर्थ रेट और डेथ रेट, तो समझना, एक इंडिविजुअल या तो बर्थ, या तो पैदा हो सकता है या मर सकता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ और डेथ। एक इंडिविजुअल में बर्थ रेट नहीं होता, क्योंकि बर्थ रेट के लिए एक पॉपुलेशन चाहिए। एक इंडिविजुअल में डेथ रेट नहीं होता, क्योंकि डेथ रेट के लिए पॉपुलेशन चाहिए। एक इंडिविजुअल या तो बर्थ लेगा या एक इंडिविजुअल मरेगा। तो यहां पर नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, इसके बाद यहां पर नोट डाल के लिखिएगा। यहां जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए, मैं यहां लिख लेता हूं। इसके बाद मुझे क्या लिखना था? इसके बाद जो मुझे लिखना था वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एन इंडिविजुअल may have birth और डेथ। एन इंडिविजुअल may have या तो बर्थ या फिर डेथ। भाई एक इंडिविजुअल है, अकेला है, एक इंडिविजुअल या तो पैदा हुआ बर्थ या वो मर गया डेथ। एन इंडिविजुअल may have birth और डेथ बट can't have बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए एक इंडिविजुअल नहीं चाहिए, आपको पॉपुलेशन चाहिए। बिकॉज दीज रेट एक्सप्रेस ओनली इन पॉपुलेशन।
यहां तक समझ में आया? लिखो तो यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। सर प्लीज टेक माय नेम। हे प्रांशु गुप्ता, हे व्हाट्सअप प्रांशु। डन 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 डन, प्लीज टेक माय नेम। हे किट्टू, किट्टू, कम ऑन किट्टू। अरे दीवाने 40 फ्रूट फ्लाई थी, 4 मर गई, तो 4/40 0.1। तो पर इंडिविजुअल कितनों की डेथ हुई? 0.1 की डेथ हुई पर इंडिविजुअल। पर एक लोटस ने कितना पैदा किया? 0.4 पैदा किया। तो ये आपका पॉपुलेशन में निकलता है। इंडिविजुअल में ऐसे थोड़ा ना आएगा। इंडिविजुअल में ये होगा कि 1 बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चा पैदा हुआ, 3 बच्चा पैदा हुआ। आ जाओ आ जाओ। एक काम करता हूं, सारे काम छोड़ के यहां बैठ जाता हूं, है नाम ही लेता रहता हूं, शर्म नारी तुम्हें है। आ जाओ भाई। तो ये तुमने लिख लिया। तो हमने पहला पढ़ा, क्या पढ़ा? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। दूसरा है सेक्स रेशियो। ठीक है, आइए सेकंड लिखिए, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो। तो एक इंडिविजुअल, सेक्स रेशियो भी किसमें होगा? सेक्स रेशियो क्या है? मान लीजिए आपके पास 1000 इंडिविजुअल्स हैं, 1000 इंडिविजुअल्स हैं आपके पास। एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 इंडिविजुअल्स हैं आपके पास। एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं? 1000, जिसमें से 600 फीमेल है। 600 फीमेल है, तो इसका मतलब 400 लुखा है, लुखास। 400 क्या है? मेल है। तो अगर मैं फीमेल की परसेंटेज निकालूं तो 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो आपकी 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आपकी 60% उसमें आबादी किसकी है? 60% आबादी फीमेल की है और 40% आबादी जो है वो किसकी है? मेल की है। तो जो रेशियो जाएगा वो 60:40 जाएगा। तो बच्चों, आपका जो सेक्स रेशियो होता है, मतलब किसी पॉपुलेशन में कितनी गर्ल्स हैं और कितना लुखास है। अरे दीवाने, यहां देख, ठीक है, 60:40। तो सेक्स रेशियो पॉपुलेशन में होता है, एक इंडिविजुअल में सेक्स रेशियो नहीं होता, क्योंकि एक इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फीमेल होता है। एक इंडिविजुअल दोनों नहीं होता कि एक इंडिविजुअल में मेल भी है फीमेल भी है, आधा मेल आधा फीमेल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोला एन इंडिविजुअल इज an individual is an individual is an individual is एक इंडिविजुअल क्या होता है? या तो वो मेल होता है या वो फीमेल होता है। तो सेक्स रेशियो जो होता है, सेक्स रेशियो वर्ड आपका अप्लाई होता है कहां पर? अप्लाई होता है आपका पॉपुलेशन में। लिख लो भाई इसको फटाफट। अरे ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा मेरे भाई।
उसमें मेल में फीमेल के कैरेक्टर, फीमेल के मेल कैरेक्टर। बात को समझना मेरे भाई, बात को समझ, और भी तो काम है मुझे, हैं। अरे ट्रांसजेंडर वो तो एक एबनॉर्मेलिटी हो गई ना, एक नॉर्मल उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो तो एक एबनॉर्मेलिटी हो गई। तुम बताओ जरा, एक कॉलोनी में कितने ट्रांसजेंडर होते हैं, जरा तुम बताओ, कैलकुलेट करो। तुमने अपनी कॉलोनी में कितने ट्रांसजेंडर देखे हैं, बताओ जरा। अब एक जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, मेल में थोड़े बहुत फीमेल के कैरेक्टर आ गए, फीमेल में थोड़े बहुत मेल के कैरेक्टर आ गए, वो चीज अलग हो गई। वो चीजें अलग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। ठीक, तीसरा क्या था? तीसरा क्या है? एज पिरामिड। तीसरा है आपका एज पिरामिड। तीसरा है आपका एज पिरामिड। तो तीसरा आपका क्या है? आ जाओ। अरे अबे नशेड़, वो कह रहा मेरा दोस्त। अबे 12वीं क्लास के हो तुम तो बहुत बड़े लगने लगे हो मुझे। सालो, देखो भाई, सुधर जाओ तुम। ये देखिए एज पिरामिड। अब नेक्स्ट समझना एज पिरामिड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। हंस लो एक बार, हंस लो। हंस लो एक बार। स्ट्रेस भरी जिंदगी में एक बार मुस्कुराने में क्या जाता है, बोर्ड भी है, इंटरनल्स भी है, नीट भी है। अरे हंस लो थोड़ा सा। जब जिंदगी में कुछ भी काम ना आए तो भाई बढ़िया कंबल डालो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि सोने से पहले भी जिंदगी ऐसी रहेगी, सोने के बाद भी ऐसी रहेगी, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, एज पिरामिड। बच्चों आप किसी एरिया में रहोगे, ठीक है, आप किसी एरिया में रहोगे, मान लो ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। अब एरिया में कितने तरह के लोग हैं? एरिया में 3 तरह के लोग हैं, एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का है, और एक सी टाइप का है। ए वो लोग हो गए जिनका एज ग्रुप छोटा है, जिनका एज ग्रुप छोटा है, ठीक है, छोटी एज के बच्चे हैं ये, ठीक है, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो क्या ये रिप्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपके प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक आपका दूसरा एज ग्रुप है 18 साल, 19, 20, 21, 20, 25, 30, 35, 40, 45 के करीब, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये है आपके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स आपके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक हो गया 70-75 साल के जो लोग हो गए, वो आपके गए कहां पर? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो बच्चों जो डेथ के ज्यादा क्लोज है, जो वेरी क्लोज टू डेथ, वो है आपके कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं, क्योंकि इनका एज ग्रुप ज्यादा है। मतलब अगर नॉर्मल डेथ जो होगी, जिसको आप बुढ़ापा बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं, ठीक है, अबे सुधर जा, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्लोज टू डेथ, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। इसका मतलब यह हो गया कि इन अ पॉपुलेशन individuals of different age group are present and their percentage can be determined by graphical representation और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एज पिरामिड। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एरिया में
डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप के लोग रहते हैं, ठीक है। यंग लोग भी रहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग भी रहते हैं, रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल भी रहते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल भी रहते हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का परसेंटेज पता लगाना, किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप की पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी परसेंटेज का पता लगाना, किसकी हेल्प से? एज पिरामिड की हेल्प से। अब एज पिरामिड क्या है? एज पिरामिड क्या है उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, फटाफट इसको लिख लीजिए। आज वन शॉट आया है अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पे मॉर्फोलॉजी का, उसमें नई फैमिलीज भी इंक्लूड की गई हैं, कॉम्पोसिटी, मालवेसी, जो नीट के सिलेबस में डाली हैं। तो एक बार लिखो, उसको देख लेना, जल्दी से लिखिए, स्लाइड टर्न करनी है। अरे बातें मत करो, बातों में कुछ नहीं लिखा, पढ़ लो पढ़ लो। नोट हो गया गुरुदेव। लुखोस जल्दी, भूपेंद्र नेगी, दीपिका, रणवीर, कॉफी विद करण। तुम भी ऐसे मत करना कि हाँ मैं पढ़ना चाहता था, ठीक है, बट समवेयर समवेयर आई रियलाइज, समवेयर आई वॉज फीलिंग आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है, कि मुझे मालूम है कि आई वॉज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बट समवेयर आई रियलाइज आई वॉज फीलिंग कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ऐसा मत करना तुम भी, ठीक है, आ जाओ। तो ये तुमने लिख लिया, ठीक है, अब आगे आ जाइए, आ जाइए। अब एज पिरामिड क्या है, ढंग से समझिएगा, एज पिरामिड क्या है। हेडिंग डाल दीजिए, यहां पर मैंने हेडिंग डाली एज पिरामिड। तीन टाइप के बने हुए हैं, एक है पहला वाला ट्रायंगुलर, ठीक, दूसरा पिरामिड का जो शेप है वो है बेल शेप पिरामिड। क्या है? बेल शेप पिरामिड, ठीक है, और तीसरा है अर्न शेप पिरामिड। ये ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंडिंग, अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक पेज पे 3 कॉलम बनाओ, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, यहां लिखो स्टेबल पॉपुलेशन, यहां लिखो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यहां पर लिखो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक। अब यहां पर बीच में खींच दो लाइन, ये तुमने खींची लाइन, एक लाइन यहां खींचो, एक लाइन यहां खींचो, और एक लाइन यहां पर खींचो। अब समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपका यहां पर बनाया इस तरीके से, ये मैंने आपका यहां पर इस तरीके से बनाया, ठीक है, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपका जो बनाया, ये मैंने आपका बनाया प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक, और ये जो मैंने आपका बनाया, ये मैंने बनाया रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये जो है इतना, ये है आपका, मैं एक काम करता हूं, रुक जाओ, रुक जानो, ये मैंने बनाया प्री रिप्रोडक्टिव,
ये मैंने बनाया रिप्रोडक्टिव, हाँ अब ठीक है। ये जो मैंने बनाया आपका, ये मैंने बनाया प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक। ये इंडिविजुअल है रिप्रोडक्टिव और ये है आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर है 250, ठीक है, 200 लिख देता हूं, 200 नंबर है। प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर है आपका 200, रिप्रोडक्टिव का नंबर है आपका 150 और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर है आपका 50, ठीक है। ये है, ठीक है। अभी आप ही लोग जवाब देना, ठीक है, आ जाओ आप ही लोग जवाब देना। पहला ये हो गया, दूसरा बनाता हूं मैं, ठीक है, दूसरा बनाता हूं। देखिए ये मैंने आपका बनाया ऐसे और ये मैंने आपका बनाया है यहां पर। ये है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, ये है आपका प्री रिप्रोडक्टिव और ये है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी रिप्रोडक्टिव, और ये मैंने आपका बनाया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ये है हमारा रिप्रोडक्टिव, ये है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसका नंबर आपका कितना है 200 है, ठीक है, कितना है 200 है, इसका नंबर आपका 180 है और इसका नंबर आपका 50 है। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब समझ में आएगा क्या है ये। 200 लोग अभी ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, 150 लोग इस पॉपुलेशन में बच्चे पैदा कर सकते हैं, 50 इसमें बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो कल को ये जो 50 है ये निपटेंगे और 150 पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे। जब 150 पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे तो आप मुझे बताओ पोस्ट रिप्रोडक्टिव में टोटल नंबर कितना हो जाएगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में टोटल नंबर कितना हो जाएगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आपका जो टोटल नंबर है वो करीब आपका हो गया है कितना, 200 हो गया है। तो कल को पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 200 एंटर किए और यहां पर अगर मैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करता हूं, ये जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कल को ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे। तो यहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कितना हो गया, यहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हो गया करीब 180 प्लस 150, तो ये हो गया करीब 230। यहां 200 लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, यहां 230 लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझना जरा, मैं इस वाली जो पॉपुलेशन है इसको यहां पर थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए यहां पर 210 कर देता हूं। कितना कर दिया, 210 मैंने आपका कर दिया इसके अंदर, ठीक है, 210 मैंने यहां पर कर दिया और यहां पर भी मैं आपका 210 आपका कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है, तो कल को ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में एंटर करेंगे। कल को ये 210 इसके अंदर एंटर करेंगे, ये प्री रिप्रोडक्टिव कल रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे। तो ये 210 जो आज रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ये यहां पर आपके एंटर करेंगे। तो यहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपका 200 है और कल को जब प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में जाएगा तो आपका कितना जाएगा, 210 जाएगा। कितना एंटर करेगा रिप्रोडक्शन में, कल को आपका 210 एंटर इनटू रिप्रोडक्टिव पीरियड
और यहां कितना एंटर करेगा, यहां भी आपका 210 ही एंटर करेगा, यहां भी 210 ही आपका एंटर करेगा। लेकिन आप देखिए यहां पर जो निपटेंगे वो 230 हैं, यहां जो निपटेंगे वो आपके 200 हैं। तो 210 और 200, 210 और 230। अब आप मुझे सोच के बताइए इनमें से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किसमें पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? किसमें पॉपुलेशन का साइज ज्यादा बढ़ेगा बताइए, फर्स्ट में या सेकंड में? यहां प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, यहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में ज्यादा डिफरेंस है, यहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो कल को ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में एंटर करेंगे तो यहां पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। यहां निपटने वाले लोग हैं 200, यहां निपटने वाले लोग हैं 230, यहां रिप्रोडक्शन में एंटर करेंगे 210, यहां एंटर करेंगे 210, बट यहां निपटने वाले ज्यादा हैं तो यहां पर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी एक्सपेंड करेगी, लेकिन यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से थोड़े से ही ज्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव मार्जिनली ग्रेटर देन, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव। तो कल को जो 180 लोग रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं ये बूढ़े हो जाएंगे तो ये 180 इनमें ऐड हो जाएंगे, तो 180 प्लस 50 हो गया 230, यहां पर 150 ऐड होंगे, 150 प्लस 50 कितने नहीं कर पाएंगे कल को 200, लेकिन 210 एंटर भी तो करेंगे रिप्रोडक्शन में, यहां भी 210 एंटर कर रहे हैं लेकिन यहां बूढ़े लोगों का जो नंबर है वो ज्यादा आ रहा है। तो यहां प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं तो किसी एरिया में अगर बहुत सारे प्री रिप्रोडक्टिव हैं तो कल को ये लोग भी तो बच्चा पैदा करेंगे, तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल अगर ज्यादा है तो आपकी जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक्सपेंड करेगा, शेप आएगा एज पिरामिड का ट्रायंगुलर, यहां मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। तो इस कर्व को आप बोलते हैं, इस पिरामिड को आप बोलते हैं स्टेबल, यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। पोस्ट वाले तो कल को एंड, देखो मेरी बात को समझना, पोस्ट वाले जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो रहेंगे भी तो भी पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसकी तरफ जाएंगे, ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, उनकी डेथ होनी स्टार्ट होगी, जो पोस्ट वाले हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट होगी। भाई सिंपल सी चीज है, यहां जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं वो 210 लोग हैं, जो बच्चे पैदा कर पा रहे हैं वो 150 हैं, तो कल को जब ये 150 पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला ग्रुप है वो 60 70 80 साल का है तो इनकी क्या होगी, धीरे धीरे डेथ होनी स्टार्ट होगी। यहां पर 180 प्लस 50, यहां पर 230, यहां मरने वाले ज्यादा होंगे, ठीक है, यहां जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता प्री रिप्रोडक्टिव उसका नंबर ज्यादा है रिप्रोडक्शन से, यहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां ज्यादा डिफरेंस है। तो कल को ज्यादा लोग जो प्री रिप्रोडक्टिव में हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव के ज्यादा लोग रिप्रोडक्टिव में एंटर करेंगे, तो यहां ज्यादा लोग रिप्रोडक्शन में एंटर करेंगे। यहां आपके मार्जिनली आप देखोगे तो ये ओल्ड एज, तो एक एरिया में जब आप पॉपुलेशन निकालोगे तो जो ओल्ड एज वालों का नंबर होगा यहां थोड़ा ज्यादा होगा, वो डेथ की तरफ मूव करेंगे। अरे समझ में आया तो यस लिखिए, फिर से फ्रेश यस लिखिए, मैंने दोबारा से समझाया, समझ में आया तो यस लिखिए, दोबारा से समझ में आया तो आप यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए।
यहां पर देखो ना, ये बुढ़ापे 180 प्लस 230 ओल्ड एज की तरफ जाएंगे। ये जो आज रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये इसमें एंटर करेंगे तो ये बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो इनकी डेथ का नंबर यहां बढ़ेगा। तीसरा है आपका अर्न शेप। तीसरा क्या है आपका? अर्न शेप। तो बच्चों यहां तो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ही कम है, यहां पर तो आपका प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम है और रिप्रोडक्टिव का आपका ज्यादा है। ठीक है, और ये है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये कौन सा है आपका? प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव ये किसका है आपका? रिप्रोडक्टिव। ये किसका है आपका? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अब आप देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है, रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है, तो कल को ये किस में ऐड होंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ऐड होंगे। तो निपटने वालों का नंबर ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है। तो भैया इस कॉलोनी में 8-10 बच्चे ही हैं, इस कॉलोनी में 8-10 बच्चे ही हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। तो कल को जब ये बच्चा पैदा करेंगे तो सिर्फ बच्चा पैदा करने वाले लोग कितने होंगे? 8-10 ही होंगे। तो प्री रिप्रोडक्टिव का साइज कम है, इस एरिया में जो लोग हैं कम एज के कम हैं। तो जब कम एज के कम होंगे तो फिर ये कम लोग ही आपके रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? आपका एंटर करेंगे। तो पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर आपका डिक्लाइन इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहां जो ग्रोथ आएगी वो आएगी आपकी नेगेटिव। देखो एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। मेरी एक कॉलोनी है यहां पर, ठीक है। यहां पर 10-12 ही बच्चे हैं जो 8 साल के हैं या 9 साल के हैं, ठीक है। और 20-30 लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और 10-12 लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आज ये जो 20-30 लोग हैं जो रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ये के बाद ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये 20-30 लोग मेरी कॉलोनी में उन लोगों को ज्वाइन करेंगे जो 10-12 थे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अब बारी किसकी आएगी? अब बारी उनकी आएगी जो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड में थे उनका नंबर तो 6-7 ही है, वो तो कंचे खेल रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। 6-7 उनका नंबर है। तो 6-7 लोग ही कल को रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करेंगे। तो बच्चे पैदा करने वाले लोग जो भी कंचे खेल रहे हैं उनका नंबर कम है। तो कल को जब ये एक बच्चे पैदा करने वाली स्टेज में आएंगे तो इनका नंबर ही कम है, तो पॉपुलेशन का साइज तो डिक्रीज होगा। समझ में आया तो यस लिखिए। अब समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आया तो यस लिखिए। अब जरा इनके भी एग्जाम्पल देके बताता हूं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देके बताता हूं। मेरी कॉलोनी में 100 बच्चे हैं जो 8 से 9 साल के हैं। 100 बच्चे, सोचो 100 बच्चे मेरी कॉलोनी में हैं जो 8 से 9 साल के हैं, ठीक है। कंचे खेल रहे हैं कॉलोनी में, ठीक है। और मेरी कॉलोनी के अंदर 60-70 लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और मेरी कॉलोनी में 30 लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो अभी तो ये 60-70 लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कल को ये रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं तो ये कहां एंटर करेंगे? ये उन 30-40 लोगों में एंटर करेंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो मेरी कॉलोनी में जो 100 बच्चे हैं जो कंचे खेल रहे हैं वो कंचे खेलना बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो बड़े हो गए, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गए। तो अब मेरी कॉलोनी में बच्चे प्रोड्यूस करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। अब समझ में आ गया होगा, यस लिख दीजिए। अब लिख दीजिए यस। अब आ गया, अब आ गया समझ में, अब आ गया। मुझे खुद फील हो गया कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या ना, टीचर को पता चलता है कितने लोगों को आएगा कितने लोगों को नहीं आएगा। अब आ गया होगा समझ में। ये जो मैंने कॉलोनी वाला एग्जांपल दिया इससे समझ में आ गया होगा, एकदम पूरा खतरनाक वाला, पक्का आ गया होगा।
अब एकदम क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, ये जो नंबर किया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल ले ले, जिसके समझ में नहीं आया एक और एग्जांपल ले ले। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले। मेरी कॉलोनी में 100 बच्चे हैं जो 4th 5th 6th और 7th क्लास के हैं, कंचे खेल रहे हैं। 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 60 लोग मेरी कॉलोनी में ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, और 30 ऐसे हैं जो कर नहीं सकते, ओल्ड स्टेज में आ गए। तो कल को ये जो 60 अभी कर रहे हैं, ये ओल्ड स्टेज में एंटर करेंगे, तो मुझे टेंशन हुई, यार अब ऑफस्प्रिंग कौन प्रोड्यूस करेगा? तो भाई 100 बच्चे एकदम से रिप्रोडक्टिव पीरियड में एंटर करेंगे कि हम आ गए, तो भाई पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। यहां मेरी कॉलोनी में जो कंचे खेल रहे हैं 8-10 बच्चे हैं, और जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो 20-25 लोग हैं। अभी तक तो ठीक है, 20-25 लोग कर रहे हैं, लेकिन कल को जब ये 20-25 लोग बूढ़े होंगे तो 8-10 लोग ही तो हैं जो बच्चे मेरी कॉलोनी में, ये लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करेंगे, तो बच्चे पैदा करने वाले जो लोग होंगे वो कम हो रहेंगे, क्योंकि मेरे यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम हैं, तो यहां पॉपुलेशन का रेट डिक्लाइन होगा। आ गया होगा समझ में एकदम अच्छी तरीके से, पूरा क्या पूरा। यहां पर 100 लोग हैं जो कंचे खेल रहे हैं और 95 लोग हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कल को ये 95 इसमें एंटर करेंगे तो 100 यहां आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहां ओल्ड एज में ज्यादा एंटर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां मरने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, ओल्ड एज में पहुंचने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। चलो अब लास्ट टाइम यस लिख दीजिए यार, अब आ गया होगा समझ में, है ना, मैं भी तो इंसान हूं, आ गया होगा समझ में, अब जल्दी से यस लिख दीजिए। भाई समझाने का तरीका है और कुछ नहीं है ना, हम भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं, ठीक है, थोड़ा समझाने का तरीका है। पहले मैं समझा रहा था उससे तो कईयों को समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपनी कॉलोनी का एग्जाम्पल दिया, देखो जो भी मैं अपनी कॉलोनी का एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको सारी चीजें समझ आ रही हैं। मुझको गलत ना समझना। एज पिरामिड हो गया, एज पिरामिड के बाद क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी था। एज पिरामिड के बाद है आपका 4th पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, तो ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज। तो बच्चों किसी एरिया में किसी प्लांट का नंबर कितना है, उसका पॉपुलेशन साइज क्या है, उसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, इससे हमें उस एरिया का, उस हैबिटेट के बारे में यह पता चलता है। भाई जिसके इंडिविजुअल ज्यादा होंगे वही क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ individuals of number of individuals of particular population in particular एरिया।
किसी एरिया में आपका किसी पॉपुलेशन, किसी एरिया में किसी इंडिविजुअल्स, मतलब किसी एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उस एरिया में डॉग के कितने इंडिविजुअल्स मिलते हैं, तो वो उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बताएंगे, वो उस एरिया का पॉपुलेशन साइज बताएंगे। उस एरिया में पाइनस के कितने पेड़ हैं, तो पाइनस के पेड़ कितने हैं, तो भैया एक एरिया में पाइनस के 200 पेड़ हैं, तो आपको उस एरिया की पाइनस पॉपुलेशन की डेंसिटी पता चल गई, उसका पॉपुलेशन साइज आपको पता चल गया। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन अफेक्ट करता है? मान लीजिए कंपटीशन हो रहा है, या मैं कहूं प्रीडेशन हो रहा है, या मैं कहूं पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक, पेस्टिसाइड्स हैं, या मैं कहूं इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, पानी की कमी है, सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, तो भैया पेड़ मर गए या पशु मर गए, ठीक है। तो कंपटीशन हो गया, प्रीडेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, ये आपके अफेक्ट करते हैं किसको? पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी को ये अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन पर्टिकुलर एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय। आप किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे पता लगाओगे? किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे पता लगाओगे? सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी एरिया में जाइए और इंडिविजुअल्स के नंबर को काउंट कर लीजिए, जिससे आप पता लगा सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला साइबेरियन क्रेन चिड़िया है, ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है आपका, साइबेरियन क्रेन का जो नंबर है, ठीक है, वो करीब 10 से कम है। तो इंडिविजुअल्स का जो नंबर है 10 से कम है, कहां पर? इन भरतपुर वेटलैंड। तो किसी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन साइज है, उसका जो नंबर है वो 10 से कम हो सकता है। और जैसे मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास जो मिलेगा पॉन्ड में, उसका जो नंबर है वो आपका मिलियंस में है। तो जब आप यहां पॉपुलेशन डेंसिटी पता लगाओगे, तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है द साइज इन नेचर कुड बी एज लो, ठीक है, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर और इनटू मिलियंस क्लाइमोडोमोनास इन अ पॉन्ड। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, टोटल नंबर से आप पता लगा सकते हैं। तो टोटल नंबर आपने क्या किया? आपने उसकी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स थे उनके नंबर को काउंट किया। तो नंबर काउंट करके आपको पता चला कि नंबर 10 से कम भी हो सकता है और मिलियंस में भी हो सकता है। तो क्लाइमेडोमोनास का जो नंबर है पॉन्ड में वो मिलियंस में है, मतलब
किसी की पॉपुलेशन साइज इतनी बड़ी है और किसी की पॉपुलेशन साइज छोटी है। यहां पर कितने हैं? 10 से कम साइबेरियन क्रेन है, यहां पर मिलियंस में है। तो यहां आपने कैसे पता लगाया? बाय काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। इजी सा है भाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मैं गया भरतपुर में गया और मैंने साइबेरियन क्रेन का नंबर देखा कि यार इनका नंबर तो 10 से भी कम है, तो ये इनका पॉपुलेशन साइज हो गया। पॉन्ड में गया तो भाई मिलियंस में क्लाइमेटोमोनास है, इसका पॉपुलेशन साइज तो बड़ा हो गया। although population density can be एक मिनट, although, एक मिनट रुक जाओ। अब ये मत कहना नोट्स मेरे खराब हो गए, मैं लिख रहा था, आई एम लुकास, ओ शिट, ओ काट दिया। अरे दीवाने, ये करने के लिए आया है? ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन होगा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा, उसको ले बेटा, काट दे, ऐसे करके काट दे, क्या हो गया? ठीक है, आ जाओ। Although counting of individual is best way to determine the population density। तो भैया नंबर काउंट करना बेस्ट तरीका होता है किसी एरिया में किसी स्पीशीज का पॉपुलेशन साइज डिसाइड करने के लिए। किसी एरिया में भाई मैं जंगल में गया और मैंने देखा पाइनस के 50 पेड़ है, काउंट कर आ गया। बेस्ट तरीका हो गया कि भैया पाइनस की जो पॉपुलेशन है उसका जो पॉपुलेशन साइज है, पाइनस से कितने पेड़ है? 50 है, काउंट कर आ गया। कितना बेस्ट तरीका है? तो सबसे बेस्ट तरीका है काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर। काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल नंबर is best way to determine the population density, but sometime counting is meaningless। ऐसा क्यों लिखा? बट कभी कभी काउंटिंग मीनिंगलेस हो जाती है। काउंटिंग मीनिंगलेस हो जाती है क्यों भाई? काउंटिंग करना तो बहुत आसान है, काउंटिंग मीनिंगलेस क्यों है? उस टाइम में क्यों मीनिंगलेस है? एट दैट टाइम सो बायोमास इज सो अभी मत लिखना, सो at that time biomass is calculated। देखो समझिए, अब इसका मतलब क्या है समझिए। तो दूसरा तरीका है बायोमास। ठीक, आप एक जंगल में गए, आप कहां गए? आप गए एक जंगल में। ये रहा आपका जंगल। इस जंगल में पार्थिनियम के 200 प्लांट हैं। इस जंगल में पार्थिनियम के 200 प्लांट हैं। कितने प्लांट हैं? 200 प्लांट। तो ये जो मैंने प्लांट बनाए हैं, ये जो मैंने प्लांट बनाए हैं 200
पार्थिनियम प्लांट मैंने आपके बनाए हैं, ठीक है। पार्थिनियम प्लांट आपने देखे होंगे कितने से होते हैं पार्थिनियम प्लांट, ठीक। लेकिन यहां पर एक ही बड़ा सा बेनियन ट्री है। बड़ा सा क्या है? जंगल में बेनियन ट्री है एक। बताइए दोनों में पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? बताइए, दो, ये 1 है, ये 200 है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम की ज्यादा है या फिर बताइए किसकी ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? बताइए जरा, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम की ज्यादा है, बिल्कुल सही। लेकिन इन्वायरमेंट में ज्यादा मेजर रोल किसका है? बायोमास किसका ज्यादा है? ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे 200 मिलकर जितना ये अकेले का बायोमास है। तो बायोमास किसका ज्यादा है? बायोमास बेनियन ट्री का ज्यादा है। तो यहां पर आपका जो नंबर वाला आइडिया है वो फेल हो जाएगा। कहने को भाई उस जंगल में पार्थिनियम के 200 प्लांट हैं, लेकिन उस इकोलॉजी में मेजर रोल जो है वो बेनियन ट्री का है, क्योंकि इसका बायोमास ज्यादा है। तो समटाइम it is meaningless to calculate or to determine the population size by counting the number of individual. So sometimes it is meaningless to calculate the population size or population density of particular area by counting the number of individual, because एक बेनियन ट्री जो है उसका बायोमास ज्यादा है, उसका नंबर कम है, बट उसका बायोमास ज्यादा है, इन्वायरमेंट में उसका ज्यादा इंपैक्ट है। तो उस टाइम आप बायोमास को प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आया तो यस लिखिए। तो बेनियन ट्री का जो है बायोमास बेनियन ट्री का ज्यादा है, इसका आपका ह्यूज रोल है किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर। समझ में आया तो यस लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए। इसी को लिखा हुआ है परसेंट कवर। बायोमास को क्या लिखा हुआ है? परसेंट कवर। इसी को लिखा है परसेंट कवर। समझ में आया तो यस लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। भाई जब मैं तुम्हें ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रूह में मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत प्यारा एकदम। ये देखो, ये किताब है, एक फॉरेन ऑथर की है ये। तो इतना बढ़िया इसके अंदर ये कर्व वगैरह समझाया है, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। ये लॉजिस्टिक कर्व आपका आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, पूरा का पूरा इतना बढ़िया इसके अंदर समझाया है। ये पॉपुलेशन यहीं से, ठीक है। तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम्हें फील आएगा कि dn/dt क्या है, rn क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या है, एकदम फील आएगा तुम्हें पूरा का पूरा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सर प्लीज डोंट टेक माय नेम। अरे यार क्या तरीका है ये। अरे मैं कहाँ नाम ले रहा था। सर प्लीज डोंट टेक माय नेम। क्या बोलते हैं, सार्केज्म, सार्केज्म।
एक लड़की ने लिखा सर प्लीज डोंट टेक माय नेम। पूरा मजा ले रही हो, है पूरा मजा ले रही हो, है? कोई लुक्खा नहीं बोलना बेटा, वो आदमी भी बैठा है इसमें, मेल कर देगा ऊपर फिर। हाँ, लुक्खा नहीं बोलना, कोई बैठा है वो चुपचाप देख रहा है लेक्चर एकदम। चलो ये हो गया ए बी, और उसके बाद तीसरा मेथड है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, तीसरा मेथड है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तीसरा है आपका रिलेटिव डेंसिटी। दो हमने पढ़ लिए, तीसरा है आपका रिलेटिव तीसरा है आपका रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तीसरा है आपका क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, आइए तीसरा है रिलेटिव डेंसिटी। अब समझिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है, समझिए। तो अगर मैं आपको बोला आपके पास एक बैटरी प्लेट है, ये रही आपके पास एक बैटरी प्लेट। ठीक है, आपके पास क्या है, बैटरी प्लेट है। अब इसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब इसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं, इतने सारे बैक्टीरिया हैं, लाखों में बैक्टीरिया हैं। तो बताओ जरा आप नंबर कैसे काउंट करोगे? इतनी छोटी छोटी कॉलोनी होती है, आप नंबर कैसे काउंट करोगे? आप नंबर कैसे काउंट करोगे? आप नंबर कैसे काउंट करोगे? ठीक है, ये आपके इतने सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इतने सारे बैक्टीरिया हैं पेट्री डिश पे। तो ये आपके बैक्टीरिया हैं, कहां पर है, बैटरी प्लेट पे है। तो उस टाइम आप कैसे काउंट करोगे? तो आप यहां रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे। आप इस प्लेट को डिवाइड कर दोगे। इस प्लेट को आपने डिवाइड कर दिया, ये 4 पार्ट कर दिए, ये आपने 8 पार्ट कर दिए। और अगर आप इसमें और पार्ट करना चाहें तो आप यहां पर इस एक पार्ट के बैक्टीरिया को काउंट कर लो। इसके आप जो बैक्टीरिया हैं, इस पोर्शन के बैक्टीरिया का जो नंबर है वो आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, और जितने यहां पर हैं, अब ये कितने ब्लॉक हैं मान लीजिए, ये 1 2 3 कितने हैं भाई, ये 1 2 3 4 8 ब्लॉक हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक में आपके 100 बैक्टीरिया हैं, होंगे तो इससे भी ज्यादा। तो आपको सब जगह काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 ब्लॉक हैं तो 8 इंटू 100, तो आपके 800 बैक्टीरिया आ गए। तो ये आप रिलेटिवली भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिवली आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो। अब आप मान लीजिए कि इतना बड़ा समुंदर है। ठीक है, इतना बड़ा समुंदर है, आपने जाला फेंका। ठीक है, आपने जाला फेंका और आपको मछली का नंबर पता लगाना है। आपने जाला फेंका, ठीक है, मान लीजिए आपका ये समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है। ठीक है, और आपने जो जाला फेंका है वो यहां फेंका है, इतने एरिया में जाला फेंका है। ठीक है, और यहां पर मछलियां बहुत सारी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतनी सारी मछलियां हैं। आप जिस मछली का पता लगाना चाहते हो वो है ए। तो जब आप जाला फेंकोगे तो आपके पास उस जाले में टोटल नंबर ऑफ ए फिशेस कितना आई, अपॉन उस जाले में टोटल नंबर ऑफ फिशेस। तो इससे आप इस एरिया में ये मछली कितनी पाई जाती है। अब तुम क्या पूरे समुद्र में जाला फेंकोगे? नहीं,
इस पूरे समुद्र में एक पर्टिकुलर एरिया में आप काउंट करना चाहते हो कि ए नाम की मछली कितनी है। आपने जाला फेंका, उस जाले में ए नाम की मछलियां कितनी हैं अपॉन टोटल मछलियां कितनी हैं, तो आप इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया तो यस लिखिए। और आखिरी है आपका पग मार्क्स एंड फीकल मैटर। पग मार्क्स एंड फीकल मैटर। आप जंगल में जाओ सुबह सुबह, फीकल मैटर देखिए, एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल सुबह सुबह निकले होंगे, तो अब वहां पर फीकल मैटर देखिए जो एकदम ताजा ताजा होगा, देखते ही पता चल जाएगा फ्रेश है भैया, अभी अभी किया है, ठीक है, ड्राई नहीं है, सूखा नहीं है। तो फीकल मैटर से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इस नेशनल पार्क में टाइगर का नंबर कितना है, ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और जो पग मार्क्स होते हैं, जो पंजे के निशान होते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि एक एरिया में आपके कितने टाइगर हैं, ठीक है। देखो हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। हाँ यहां देखो, तुम्हें नहीं मालूम, जो बड़े बड़े साहब लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं रिसर्च करते हैं, समझ रहे हो। अब मैंने एक फोटो देखा था, उसमें क्या है कि बारिश हो रही है, ठीक है, हाथी चल रहा है, ठीक है, किसी की पीपीटी थी, किसी साहब की, उनकी प्रेजेंटेशन पीपीटी थी, उसमें एक स्लाइड थी कि हाथी चल रहा है, बारिश हो रही है। अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए क्या यूज करते हैं, जानवर का ब्लड लेना तो मतलब प्रोहिबिटेड है, आप उसका ब्लड यूज नहीं कर सकते हो बिना परमिशन के, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा। तो जो रिसर्च की जाती है उसके लिए फिकल मैटर लिया जाता है जानवरों का। तो उसमें एक बहुत बढ़िया स्लाइड थी कि बारिश हो रही है, हाथी चल रहा है, और एक आदमी के हाथ में एक कटोरा है और उसने छाता लिया है और हाथी के पीछे लगाया हुआ है, एकदम जस्ट ऊपर लगाया हुआ है, ताकि फीकल मैटर आए तो वो उसको कैच कर ले। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में फीकल मैटर नीचे गिरेगा और वो बह जाएगा, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इस तरह ये डेडिकेशन है रिसर्च का कि छाता लगाया हुआ है, हाथी के पीछे ही कटोरा लगाया हुआ है, और बारिश भी हो रही है और उसके फीकल मैटर को कलेक्ट करने का वेट कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन है, ठीक है। आ जाओ, पग मार्क और फीकल मैटर से आप पता लगा सकते हो टाइगर का नंबर इन नेशनल पार्क। यहां तक सभी को समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां पर आपको समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, ये आपको आ गया है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पॉपुलेशन ग्रोथ। कल खत्म हो जाएगा ये पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट वीक फ्री यार। बहुत बढ़िया जर्नी थी तुम लोगों के साथ। वो पहली क्लास और ये आखिरी क्लास। और पता है लाइव क्लास में, जब तुम्हारे बैच में मैं पहली बार लाइव क्लास में गया था, तो लाइव क्लास में क्या होता है, 2 3 4 सेकंड का डिले होता है। तो मैं जो यहाँ बोल रहा था तो वो वहां पर ना लेट आ रहा था, तो मैं इससे और नर्वस हो गया था। मैंने कहा यार मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको लेट जा रहा है। मैं उसमें अपनी फोटो देख रहा था, मैंने कहा इसमें लेट जा रहा है, कब जा रहा है, तो वो
ट्यूनिंग बैठने में भी टाइम लग गया था पूरा का पूरा, ठीक है। ऊपर से तुम लोग खूंखार भेड़िए की तरह बैठे हुए थे झपटा मारने के लिए, स्पैमिंग करेंगे, वो करेंगे, भगाओ इसे, कौन आ गया, ये वो, ये पुराना का पुराना, समझ रहे हो। बड़े बड़े बाल थे, एसी भी नहीं चल रहा था उस दिन उसमें। वही है। भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई एक बात पुरानी। तो ये है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट दिया है वो आपका दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ। डालिए हेडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आपका देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, अब आपको अगर आपको किसी एरिया की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन एरिया, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी किसी एरिया में, ठीक है, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी किसी एरिया में आपको पता लगानी है, आपको पता लगानी है। डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन एरिया अफेक्टेड बाय कंपटीशन, वहां पर जो इंटरेक्शन हो रही है, आपका क्या हो गया, प्रीडेशन हो गया, और वहां के जो इन्वायरमेंट फैक्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर है, वो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। तो किसी एरिया में इंडिविजुअल्स का जो नंबर है, वहां पर पाई जाने वाली इंटरेक्शन, क्या वहां उनका प्रीडेटर तो नहीं है, क्या वहां कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है, हो सकता है वहां फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, स्पेस, रिसोर्स अफेक्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड कर रहे हैं। आपने नाम सुने होंगे नेटेलिटी, आपने सुने होंगे नेटेलिटी, आपने सुना होगा मॉर्टिलिटी, इमिग्रेशन और डंकी, इमिग्रेशन। तो ये आपने नाम सुने होंगे। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या क्या बताएंगे आप मुझे बताइए कि ये एक एरिया है, इस एरिया में बाहर से लोग अंदर आए, बाहर से लोग अंदर आए, तो इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला क्या, बाहर से लोग अंदर आए। बाहर से लोग अंदर आए तो इसको क्या बोला, बाहर से लोग अंदर आए तो इसको हमने बोला इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक, बाहर से अंदर आए इमिग्रेशन। अंदर बच्चे पैदा हुए, इंडिविजुअल्स, नेटेलिटी, नेटेलिटी, इंडिविजुअल पैदा हुए, इंडिविजुअल बर्थ, इंडिविजुअल पैदा हुए,
ठीक है, नेटिलिटी। अब यहां से लोग चले गए, बाहर चले गए, दूसरे एरिया में चले गए, इसको मैंने बोला इमिग्रेशन। यहां कुछ लोग मर गए, डेथ, डेथ, डेथ को मैंने बोला मोर्टेलिटी। तो अगर आपको किसी जगह के पॉपुलेशन साइज को बढ़ाना है तो आपको क्या चीजें ज्यादा चाहिए? तो पॉपुलेशन साइज कब बढ़ेगा? जब आपका नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन ज्यादा होगा। जब नेटिलिटी और इमिग्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, किसी दूसरे एरिया से हमारे एरिया में लोग आ गए, हमारे एरिया से लोग दूसरे एरिया में चले गए। मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा प्रॉपर, अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, इनकी डेफिनेशन लिखूंगा। नेटिलिटी, कितने बच्चे पैदा हुए। इमिग्रेशन, मेरी कॉलोनी में दिल्ली से कितने लोग आए और मेरी कॉलोनी में बस गए, आउटसाइडर, इमिग्रेशन। ठीक। मोर्टेलिटी, मेरी कॉलोनी में कितने लोग मर गए और मेरी कॉलोनी से कितने लोग लंदन चले गए, मेरी कॉलोनी से कितने लोग आपके लंदन चले गए। नेटिलिटी, मेरी कॉलोनी में कितने बच्चे पैदा हुए। इमिग्रेशन, लंदन से मेरी कॉलोनी में कितने लोग आए। मोर्टेलिटी, मेरी कॉलोनी में कितने लोग मर गए। इमिग्रेशन, मेरे कॉलोनी से लंदन कितने लोग चले गए। तो अगर नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन में, तो पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पर आपका पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो आपका मोर होगा। ठीक है, वो आपका मोर होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक 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 नई कॉलोनी बसी है, एक नई कॉलोनी है, कहीं पर एक नई प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, कहीं पर एक नई प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए दिल्ली हाईवे पर कहीं पर एक नई प्लॉटिंग कटी है, एक नई कॉलोनी कटी है। ठीक, वहां पर 10-12 लोग रहते हैं, उन्होंने बच्चे भी पैदा कर लिए। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। ठीक है, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया। तो आप मुझे बताइए, किसी न्यूली कॉलोनाइज एरिया की पॉपुलेशन आपको एकदम से बढ़ानी है, कम समय में बढ़ानी है, तो वहां कौन सा फैक्टर जरूरी है, नेटिलिटी या फिर इमिग्रेशन? लिख के बताइए, यही क्लास खत्म होगी। नई कॉलोनी एकदम से आपको बसानी है, नई कॉलोनी एकदम से आपको बसानी है, नई कॉलोनी का पॉपुलेशन साइज एकदम से बढ़ाना है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं वो नेटिलिटी करें, बच्चा पैदा करें, उसमें मजा है या फिर मजा इमिग्रेशन में है? बताइए, मजा किस में है? मजा इमिग्रेशन में है। तो न्यूली कॉलोनाइज एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी तभी ज्यादा बढ़ती है जब लोग बाहर से उस जगह पर आते हैं। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि कल की क्लास तबाही होगी। तो बच्चों, यहां पर खत्म करते हैं आज का सेशन, यहां पर खत्म करते हैं और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो दिल बना दीजिए।